हवेली के वसीअ और अरीज दालान में सुबह की ठंडक अभी बाकी थी जब तैमूर शॉवर लेकर गीले बालों से पानी छिड़कता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। हानिया, जो हमेशा की तरह शरारतों के लिए तैयार रहती थी, सीढ़ियों के पास खड़ी हाथ में सेब लिए दांतों से कुतर रही थी। तैमूर को इस हाल में देखकर इसकी रगे जर आफत भड़क उठी। अरे लाला, बिस्तर गीला किया था क्या रात को, जो इतनी सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा कर आए हैं? हानिया ने एक भरपूर कहका लगाया। इसकी आवाज दलान में गूंज उठी। तैमूर तो झीम कर रह गया, मगर वहीं पीछे सोफे पर बैठे दानियाल खान के हाथ में पकड़ा अखबार लर्स गया। दानियाल ने अखबार एक तरफ पटका और अपनी खूनख्वार निगाहों से अपनी छोटी सी बीवी को देखा। हानिया की हंसी वहीं मुंजमद हो गई। दानियाल खान, जिसके नाम से हवेली के मुलाजमों के पसीने छूट जाते थे, इस वक्त गुस्से और एक अजीब सी तपिश की गिरफ्त में था। वो बिजली की सी तेजी से उठा और हानिया के करीब आया। इससे पहले कि हानिया भागने की कोशिश करती, दानियाल ने इसका बाजू मजबूती से जकड़ा और इसे घसीटते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। दानियाल, छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है, हानिया ने तड़प कर कहा। मगर दानियाल खान के जबड़े भींचे हुए थे। कमरे में दाखिल होते ही इसने हानिया को अंदर धकेला और दरवाजा लॉक कर दिया। हानिया दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसका सांस फूल रहा था। दानियाल ने अपनी कमीज के कफ खोलते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाए। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी हानिया। इसकी आवाज में वो मखसूस भारीपन था जो हानिया के दिल की धड़कनें तेज कर देता था। मैं समझा था तुम एक मासूम छोटी बच्ची हो जिसे दुनियादारी की समझ नहीं, मगर तुम्हें तो बिस्तर गीले होने का मतलब भी पता है और शॉवर लेने की वजूहात भी मालूम है। हानिया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वो तो मैंने बस मजाक। दानियाल ने इससे दरमियान में टोका और इसके बिल्कुल करीब आ गया। अब इसी मजाक की कीमत तुम अदा करोगी। अब तुम भी यहां से शॉवर लेकर ही बाहर जाओगी, ताकि सबको मालूम हो कि खान की बीवी पर अब गुस्ल फर्ज हो चुका है। हानिया का रंग फक हो गया। वो घबरा कर पीछे होने लगी, मगर पीछे बेड था। दानियाल ने एक जोरदार धक्का दिया और हानिया नरम गद्दे पर जा गिरी। इससे पहले कि वो उठ पाती, दानियाल खान एक चीते की तरह इस पर झुका। हानिया की हिम्मत जवाब दे गई। वो बिल्कुल साकित हो गई, जिसे सांस लेना भी भूल गई हो। जाने दे मुझे, खड़ूस आदमी। हानिया की आंखों में आंसू भर आए। इसने अपने दोनों हाथ दानियाल के सीने पर रखकर इसे पीछे धकेलना चाहा, मगर वो किसी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा रहा। दानियाल ने इसके दोनों हाथ इसके सर के ऊपर एक ही हाथ में जकड़ लिए। इसकी नजरें हानिया के लड़ते हुए गुलाबी लबों पर जमी थीं। आज इस खड़ूस आदमी की खड़ूसियत भी देख लो हानिया। दानियाल की आवाज अब एक मदहोश कुन सरगोशी में बदल गई थी। पहले गुस्ल फर्ज कर लूं तुम पर, फिर जाने दूंगा। वो मजीद नीचे झुका, यहां तक कि इसकी तपती हुई सांसें हानिया के चेहरे को झुलसाने लगी। हानिया ने खौफ और एक अनजानी लज्जत के एहसास से अपनी आंखें मींच ली। दानियाल ने निहायत शिद्दत और गिरफ्त के साथ इसके लड़ते लबों को अपने हसार में ले लिया। हानिया का पूरा वजूद एक झुरझुरी लेकर साकत हो गया। ये वो तपिश थी जिससे वो अब तक नावाकिफ थी। ये वो खान था जिसका सामना इसने पहले कभी नहीं किया था। बाहर परिंदे चहचहा रहे थे, मगर कमरे के अंदर का मौसम किसी तूफान का पेश खैमा था। दानियाल खान ने आज अपनी बची बीवी को ये जितला दिया था कि वो जिस आग से खेल रही है वो इसे किसी भी वक्त अपनी लपेट में ले सकती है। हानिया की हिचकियां बंद गई थी। इसका पूरा वजूद दानियाल की अचानक और भरपूर कुर्बत से लड़ रहा था। खौफ की एक लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और इसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली, जैसे इस तरह वो इस सूरत-ए-हाल से फरार हासिल कर सकेगी। प्लीज दानियाल, छोड़ दे मुझे, इसने रोते हुए बामुश्किल अल्फाज अदा किए। मैं आइंदा कभी ऐसी बात नहीं बोलूंगी। मैं तौबा करती हूँ, अल्लाह की कसम अब कभी जुबान नहीं चलाऊंगी। प्लीज दूर हो जाए। हानिया पैनिक की आवाज में छुपा हुआ सच्चा खौफ
और इसकी पैनिक हालत देखकर दानियाल खान के अंदर का हौसला एकदम झाग की तरह बैठ गया। वो जो इसे सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, हानिया की इस हद तक बिगड़ती हालत देखकर खुद भी परेशान हो गया। इसने महसूस किया कि हानिया का जिस्म इसके हसार में बुरी तरह कांप रहा है और इसकी सांसें बेतरतीब हो रही हैं। दानियाल ने फौरन इसके हाथ छोड़े और बेड से पीछे हटकर खड़ा हो गया। हानिया ने जैसे ही खुद को आजाद पाया, वो मछली की तरह तड़प कर बेड के दूसरे कोने में सिमट गई और अपना चेहरा घुटनों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। हानिया, मेरी बात सुनो। दानियाल ने धीमे लहजे में पुकारा और इसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मगर हानिया ने अंदाज में सर झटका। दूर है मुझसे। हाँ, बहुत बुरे हैं, बहुत खड़ूस है। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, आपने तो मुझे डरा ही दिया। वो सिसकियां भरते हुए बोली। इसका मासूम ज़हन इस गुसल फर्ज वाली बात की गहराई को नहीं समझ पाया था, मगर दानियाल के तेवरों ने इसे ये एहसास दिला दिया था कि वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली थी। दानियाल ने अपने बाल नोचे और एक लंबा सांस भरकर सोफे पर बैठ गया। मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था हानिया, मैं बस तुम्हारी वो लंबी जुबान काटना चाहता था जो बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। तुम्हें अंदाजा है तुमने तैमूर के सामने क्या कहा? वो तुम्हारा जेठ है। हानिया ने रोते हुए आंखें उठाकर इसे देखा। इसकी नाक और गाल गुस्से और रोने से सुर्ख हो रहे थे। तो आप सचमुच मुझे नहला देते? इसने इतनी मासूमियत से पूछा कि दानियाल का जी चाहा कि वो अपना सर पीट ले या इस लड़की को हंसकर गले लगा ले। हाँ, अगर तुम अब भी खामोश ना हुई तो मैं तुम्हें ठंडे पानी के शॉवर के नीचे खड़ा कर दूंगा ताकि तुम्हारा ये दिमाग ठिकाने आ जाए। दानियाल ने मसनूई सख्ती से कहा, मगर अब इसकी आंखों में वो खूनख्वार चमक नहीं थी। हानिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बेड से उतरी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे आपके पास रहना ही नहीं है। कहाँ जा रही हो? दानियाल ने गरज कर पूछा। इसी हालत में कमरे से बाहर कदम भी मत निकालना। पहले अपना ये हुलिया ठीक करो, बाल दुरुस्त करो और ये दुपट्टा सही से ओढ़ो। अगर इस हाल में बाहर गई तो लोग सच में समझेंगे कि मैंने तुम्हें। वो कहते कहते रुक गया। हानिया ने आईने में अपना अक्स देखा। इसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी और हुलिया ऐसा था जैसे वो किसी तूफान से गुजर कर आई हो। अब इसे एहसास हुआ कि दानियाल की सख्ती का मतलब क्या था। वो खामोशी से वॉशरूम की तरफ भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दानियाल खान वहीं बैठा मुस्कुराने लगा। इससे पता था कि हानिया को सीधा करने का यही एक तरीका था। वो एक शरीर बची थी जिसे अब एक मर्द की मोहब्बत और रोब के दरमियान जीना सीखना था। वॉशरूम के बंद दरवाजे के पीछे हानिया ने सिंक के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। इसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी, मगर जैसे जैसे खौफ का असर कम हुआ, इसकी शरारती रगें दोबारा फड़कने लगी। बहुत बड़े खान बनते ना आप। इसने आईने में अपने अक्स को देखकर दांत पीसे। सबके सामने मेरा बाजू मरोड़ कर यहाँ लाए और मुझे इतना डराया। अब देखिए हानिया खान आपके साथ क्या करती है। आपको तो लग रहा होगा कि मैं डर कर कोने में बैठ जाऊंगी, मगर अब आपको पता चलेगा कि पंगा किससे लिया। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो बिल्कुल शरीफ बन चुकी थी। सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और नीचे नजरें किए दानियाल के पास से गुजरने लगी। दानियाल जो अखबार उठाकर दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसे इतना पुरसकून देखकर थोड़ा हैरान हुआ। ठीक हो अब? दानियाल ने स्पार्ट लहजे में पूछा। जी। हानिया ने नहायत मस्कीनी से जवाब दिया, मगर इसकी नजरें कमरे में मौजूद दानियाल के लैपटॉप, बैग और इसकी कीमती घड़ी पर थी। मैं नीचे जाकर नाश्ता भेज देती हूँ आपके लिए। जाओ। दानियाल मुतमईन होकर अखबार में मगन हो गया। हानिया बाहर निकली, मगर वो किचन में जाने की बजाय सीधा स्टोर रूम की तरफ गई जहां मुलाजिम सफाई का सामान की ग्लू रखते थे। वहां से इसने इंतहाई ताकतवर गोंद की एक ट्यूब निकाली जो हाल ही में हवेली का फर्नीचर जोड़ने के लिए मंगवाई गई थी। इसके ज़हन में एक शैतानी मंसूबा तैयार था। वो वापस कमरे के करीब आए और दरवाजे की दरार से झांका। दानियाल अभी वॉशरूम गया था ताकि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो सके। यही सुनहरी मौका था। हानिया बिल्ली की तरह दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई। इसने दानियाल की वो ऑफिस वाली कुर्सी देखी जिस पर वो हमेशा बैठकर लैपटॉप इस्तेमाल करता था। हानिया ने बड़ी सीट पर गोंद की एक मोटी सी
तय बिछाई और ऊपर से दानियाल की तौलिया नुमा चादर इस तरह रखी जैसे वो इत्तफाकन वहां पड़ी हो। इसके बाद इसने दानियाल के तमाम आपस में इस तरह गिरा लगाकर लेसेस जूतों के तस्मे जोड़ दिए कि अगर वो एक पांव उठाए तो दूसरा खुद ब खुद इसे गिरा दे। अभी वो एक काम कर रही थी कि वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। हानिया बिजली की तेजी से बेड पर लेट गई और एक किताब उठाकर ऐसे पढ़ने लगी जैसे इसे दुनिया और माफिया की खबर ही ना हो। दानियाल बाहर निकला। इसने हानिया को वहां मौजूद देखकर एक अब्रू चुकाई मगर कुछ बोला नहीं। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा। हानिया की नजरें किताब के पीछे से इसे ही देख रही थी। आज ऑफिस जरा जल्दी जाना है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, दानियाल ने घड़ी पहनते हुए कहा। वो अपनी फाइल उठाने के लिए इसी कुर्सी की तरफ बढ़ा जिस पर हानिया ने मौत का जाल बिछाया था। हानिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दानियाल जैसे कुर्सी पर बैठा, हानिया ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की। दानियाल ने लैपटॉप ऑन किया और कुछ देर काम करने के बाद उठने की कोशिश की। ये क्या? दानियाल ने झटका दिया मगर वो कुर्सी से अलग ना हो सका। इसकी पैंट और वो चादर कुर्सी के साथ बुरी तरह चिपक चुके थे। इसने दोबारा जोर लगाया मगर कुर्सी इसके साथ ही उठ खड़ी हुई। हानिया, दानियाल की धार से कमरा लर्ज उठा। हानिया ने किताब से मुंह निकालकर निहायत मासूमियत से पूछा, जी दानियाल, क्या हुआ? आप कुर्सी को गोद में लेकर क्यों खड़े हैं? क्या ऑफिस में कुर्सियों की कमी हो गई है? दानियाल का चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा। ये तुम्हारी हरकत है ना? ये गोंद कहाँ से आई? वो गुस्से में हानिया की तरफ बढ़ने लगा ताकि इसे सबक सिखाए मगर वो भूल गया था कि इसके जूतों के तस्मे भी आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे इसने पहला कदम उठाया, इसका दूसरा पांव उलझा और वो कुर्सी समेत धड़ाम से बेड पर हानिया के ऊपर जा गिरा। हानिया की चीख निकल गई, अरे मर गई। दानियाल हटे, आपका और कुर्सी का वजन मैं नहीं उठा सकती। दानियाल इस वक्त हानिया के बिल्कुल ऊपर था। कुर्सी इसकी पीठ पर चिपकी हुई थी और इसके तस्मे उलझे हुए थे। वो गुस्से में था मगर हानिया की हालत और इसकी इस बेवकूफाना हरकत पर इससे हंसी भी आ रही थी। तुम बास नहीं आओगे ना? दानियाल ने इसके करीब झुककर इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। इसकी आवाज में अब गुस्सा कम और शरारत ज्यादा थी। अब तुम ही मुझे इस कुर्सी से आजाद करोगी, वरना मैं तुम्हें इस तरह अपने नीचे दबाकर रखूंगा जब तक तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो जाती। हानिया जो हंस रही थी, दानियाल की कुर्बत और इसके लहजे की तपिश महसूस करके एक बार फिर साकित हो गई। इसका बदला अब इस पर खुद भारी पड़ा था। दानियाल की भारी भरकम शख्सियत और ऊपर से वो वजनी कुर्सी, हानिया का तो जैसे दम ही निकल गया था। वो बेड के नरम गद्दों में धंसी हुई थी और दानियाल का तपता हुआ चेहरा इसके चेहरे से महज चंद इंच के फासले पर था। दानियाल के जिस्म की खुशबू और इसकी तेज होती सांसें हानिया के असाब पर हथौड़े बरसा रही थी। दानियाल हटे ना, मेरा दम घुट रहा है। ये तो मजाक था, हानिया ने हकलाते हुए कहा। इसकी शरारत अब पछतावे में बदल रही थी। मजाक? हानिया खान, तुमने शेर की मूंछों से खेलने की कोशिश की है। दानियाल ने अपना एक हाथ हानिया के चेहरे के पास तकिए पर जमाकर अपना वजन संभाला मगर कुर्सी अब भी इसकी पीठ पर किसी ढाल की तरह चिपकी हुई थी। अब इस मजाक का इंजाम भी भुगतो। तुमने मुझे चिपकाया है ना, तो अब देखो खान कैसे चिपकता है। दानियाल ने जानबूझकर अपनी गिरफ्त मजबूत की और अपना चेहरा हानिया की गर्दन के पास ले गया। हानिया ने झुरझुरी ली और अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। नहीं प्लीज दानियाल, मैं भी साफ कर देती हूँ, मैं कैंची लाती हूँ, पेन काट दूंगी, बस आप हट जाएं। वो बदहवास होकर बोल रही थी। दानियाल को इसकी बुखलाहट देखकर अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। इसने हानिया के कान के पास निहायत मदहोश कुन लहजे में सरगोशी की। पेन काटने की जरूरत नहीं हानिया, क्योंकि अब मैं कहीं नहीं जा रहा। तुमने मुझे बांध दिया है तो अब मैं पूरा दिन इस तरह तुम्हारे ऊपर तुम्हारे करीब रहूंगा। ऑफिस की मीटिंग जाए बाहर में, अब यहाँ बीवी के साथ मीटिंग होगी। हानिया का दिल किसी ढोल की तरह बजने लगा। आप मजाक कर रहे हैं ना? दानियाल प्लीज, तैमूर लाला आ जाएंगे, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कहने दो जो कहता है। दानियाल ने हानिया के गाल को अपनी ठोड़ी की रगड़ दी जिस पर अभी सुबह की शेव की हल्की सी चुभन बाकी थी। सबको पता चलना चाहिए कि मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है
कि इसने मुझे खुद से गोंद के जरिए जोड़ लिया है। हानिया ने अब की बार वाकई रोना शुरू कर दिया, मगर ये रोना डर का नहीं बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी और एहसास का था। मैं कान पकड़ती हूँ दानियाल, अब कभी पंगा नहीं लूंगी। प्लीज ये कुर्सी उतार दें, आपको चोट लग जाएगी। दानियाल ने सर उठाकर हानिया के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा। इसकी मासूमियत और शरारत का ये इम्तिजाज दानियाल के सख्त दिल को पिघलाने के लिए काफी था। इसने गहरा सांस लिया और खुद को थोड़ा पीछे हटाया, मगर वो कुर्सी अब भी इसका हिस्सा बनी हुई थी। उठो अब, दानियाल ने रोब से कहा, और कैंची लाओ। अगर मेरी इस महंगी पैंट पर एक खराश भी आई तो याद रखना, मैं तुम्हें इसी गोंद से दीवार के साथ चिपका दूंगा। हानिया ने जल्दी से खुद को दानियाल के नीचे से निकाला और बेड से ऐसे छलांग लगाई जैसे इसे नई जिंदगी मिली हो। वो भागकर दराज से कैंची निकाल लाई। दानियाल बेड पर औंधे मुंह लेट गया ताकि हानिया वो कपड़ा काट सके जो कुर्सी से चिपक गया था। हानिया बड़ी एहतियात से जुबान दांतों तले दबाए पैंट का वो हिस्सा काटने लगी। दानियाल खामोशी से लेटा इससे देख रहा था। जब वो काम खत्म करके पीछे हटी तो दानियाल उठकर खड़ा हुआ। इसकी पैंट के पीछे अब एक बड़ा सा सुराख था और वो सफेद चादर अब भी कुर्सी पर चिपकी हुई थी। दानियाल ने आईने में अपनी हालत देखी और फिर हानिया की तरफ मुड़ा जो अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हंस लो हानिया, जी भरकर हंस लो, दानियाल ने वार्निंग देते हुए कहा। लेकिन याद रखना, रात को जब मैं वापस आऊंगा तो ना ये कुर्सी होगी और ना ये गोंद, सिर्फ मैं होऊंगा और तुम। और तब मैं तुम्हारे सारे तस्मे ऐसे जोड़ूंगा कि तुम हिल भी नहीं पाओगे। हानिया की हंसी वहीं गायब हो गई और इसकी जगह एक सुर्ख लाली ने ले ली। दानियाल ने दूसरी पेन निकाली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, मगर जाते जाते इसने मुड़कर हानिया को एक ऐसी नजर से देखा जिसने हानिया के वजूद में आग लगा दी। हानिया भागती हुई सीढ़ियां उतरकर अपनी माँ के कमरे में घुस गई, जहां वो नमाज पढ़कर अभी मुसल्ले से उठी थी। हानिया का चेहरा अब भी टिमटिमा रहा था और सांसें उखड़ी हुई थी। मामा, मैं आज से आपके कमरे में सोऊंगी। मैंने नहीं जाना। वापस ऊपर। इसने बेड पर बैठकर जोर से तकिया अपनी गोद में रखा। इसकी माँ ने हैरत से इसे देखा। ये क्या पागलपन है हानिया? एक ही घर में, एक ही हवेली में रहकर तुम अपनी माँ के कमरे में क्यों सोगी? और दानियाल कहाँ है? वहीं अपने कमरे में अपनी कुर्सियों और गोंद के साथ बैठे होंगे। हानिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, फिर ऊंची आवाज में बोली, मामा, बेटियां अपने घर भेज दी जाती हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो अपनी माँ के पास आकर आराम नहीं कर सकती। आपका लाडला दामाद बहुत तंग करता है मुझे, हर वक्त खरूस बना रहता है और अब तो धमकियां देने पर उतर आया है। इसकी माँ ने मुस्कुराकर इसे देखा। वो जानती थी कि हानिया कितनी शरारती है और दानियाल जितना सख्त नजर आता है, हानिया के लिए उतना ही नरम दिल है। तंग करता है या तुम इससे तंग करती हो? अभी तैमूर बता रहा था कि तुमने सुबह सुबह कोई शरारत की है जिस पर वो तुम्हें कमरे में लेकर गया था। मामा, वो तो बस हल्का सा मजाक था, मगर वो तो सचमुच के खान बन जाते हैं। मुझे कह रहे थे कि रात को हिसाब बराबर करेंगे। अब आप ही बताएं, मैं मासूम सी जान इनका मुकाबला कैसे करूंगी? हानिया ने मुंह बनाकर मजलूमियत की इंतहा कर दी। अच्छा बाबा, बस करो, ये तुम्हारा अपना घर है, आराम करो यहाँ, मगर याद रखना, ज्वाइंट फैमिली में बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। दानियाल को पता चला कि तुम यहाँ आकर मेरी पनाह में छुप गई हो तो वो तुम्हें यहाँ से भी उठाकर ले जाएगा। इसकी माँ ने इसे छेड़ा। देख लूंगी मैं इन्हें भी, हानिया ने लेटते हुए कहा। मगर इसका दिल जानता था कि जैसे रात होगी और दानियाल की गाड़ी का हॉर्न गूंजेगा तो इसकी सारी बहादुरी हवा हो जाएगी। वो वहीं लेटी दानियाल की इन बातों के बारे में सोचने लगी जो इसने कमरे में कही थी। वो जैसे गुसल फर्ज करने की धमकियां दे रहा था और जो तस्मे जोड़ने की बात कर रहा था। हानिया को एहसास हो रहा था कि दानियाल अब इसे सिर्फ एक बच्ची नहीं समझता। इसकी आंखों में जो तपिश थी वो इसे बताने के लिए काफी थी कि वो अब एक मुकम्मल औरत के तौर पर इसके वजूद का हिस्सा बन चुकी है। शाम के साए गहरे होने लगे तो हानिया की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार खिड़की से बाहर पोर्च की तरफ देखती। इसे अपनी मम्मा के पास रहकर सुकून तो मिल रहा था, मगर एक अनजानी सी खिंचाव इसे ऊपर अपने कमरे की तरफ बुला रही थी, जहां इसका खड़ूस खान अब कुछ ही देर में पहुंचने वाला था। शाम ढली तो हवेली के दरो दीवार पर रात का गहरा सुकून उतरने लगा। पोर्च में दानियाल की गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी और फिर इंजन बंद होने की आवाज आई। दानियाल खान थका हारा लेकिन चेहरे पर एक मखसूस फातिहाना मुस्कुराहट लिए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंचा, मगर वहां खामोशी का
राज था। कमरा खाली था और हानिया का कहीं नामो निशान ना था। तो ये बेगम साहिबा नीचे पनाह लेकर बैठ गई हैं। दानियाल ने घड़ी उतारकर मेज पर रखी और इसकी आंखों में शरारत की एक चमक लहरी। वो दबे कदमों नीचे अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ा जो हवेली के पिछले हिस्से में था। इसने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया तो वो खुलता चला गया। अंदर मदम सी नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। बेड पर इसकी सास गहरी नींद में थी जबकि हानिया इनके साथ लगकर एक तकिए को मजबूती से भींचे बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह सो रही थी। इसके चेहरे पर अभी भी वही सुकून था जो सिर्फ माँ की गोद में मिलता है। दानियाल चंद लम्हों के लिए वहीं रुक कर इसे देखता रहा। इसके बिखरे हुए बाल माथे पर आ रहे थे और गुलाबी लब हल्के से खुले हुए थे। दानियाल के दिल में एक नरमी से उभरी मगर सुबह का बदला भी बाकी था। इसने कमाल महारत और नजाकत से हानिया के ऊपर से कंबल हटाया। दानियाल ने एक हाथ हानिया की कमर के नीचे रखा और दूसरा इसके घुटनों के नीचे और इसे इंतहाई आहिस्तगी से अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। हानिया ने नींद में हल्की से जंबिश ली और अपना सर दानियाल के शाने पर टिका दिया। इसकी गर्म सांसें दानियाल की गर्दन से टकराई तो दानियाल का पूरा पुरपुर महक उठा। सास की नींद में जरा सा भी खलल नहीं डाले बगैर दानियाल इसे उठाए कमरे से बाहर निकल आया। कॉरिडोर की खामोशी में सिर्फ दानियाल के कदमों की धीमी चाप सुनाई दे रही थी। हानिया का वजन इसके लिए कुछ भी नहीं था मगर इसकी कुर्बत इसे बेहाल कर रही थी। सीढ़ियां चढ़कर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और पैर से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। इसने हानिया को निहायत नरमी से बेड पर लिटाया मगर जैसे इसे बिस्तर की ठंडक महसूस हुई इसकी आंखें बोझलपन से खुलने लगी। सामने दानियाल को देखकर वो पहले तो समझी कि वो कोई ख्वाब देख रही है मगर फिर कमरे का माहौल देखकर इससे एहसास हुआ कि वो अपनी मम्मा के पास नहीं बल्कि दानियाल के हसार में वापस आ चुकी है। आप मुझे यहाँ कैसे लाए? हानिया ने हड़बड़ा कर उठने की कोशिश की मगर दानियाल ने फौरन इसके दोनों हाथ थाम कर इसे वापस बिस्तर पर लटा दिया और खुद इसके ऊपर झुक गया जैसे एक खान अपनी अमानत को वापस लाता है। दानियाल की आवाज इस खामोश रात में किसी जादू की तरह गूंजी। तुम्हें क्या लगा था हानिया कि तुम नीचे छुप जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? मैंने कहा था ना रात को हिसाब बराबर होगा। हानिया का दिल धक धक करने लगा। दानियाल मम्मा जाग जाएंगी, प्लीज जाने दे मुझे। कोई नहीं जागेगा, दानियाल ने इसके चेहरे पर झुकते हुए निहायत कुर्बत से कहा। इसकी नजरें हानिया के लड़ते लबों पर जमी थी। सुबह तुमने गोंद से मुझे चिपकाया था, अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से खुद से ऐसा चिपकाऊंगा कि तुम कभी दूर जाने का सोचोगी भी नहीं। हानिया ने मजाहमत करनी चाहिए मगर दानियाल की शिद्दत और इसके लम्स की हिद्दत ने इसे साकित कर दिया। दानियाल ने झुककर इसके कान के पास सरगोशी की। अब वो गुस्ल याद है या मैं याद दिलाऊं? हानिया की आंखें शर्म से बंद हो गईं और इसका चेहरा दानियाल के सीने में छुप गया। दानियाल ने इसे भींच कर अपने हसार में लिया और इस बार हानिया के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में इस वक्त सिर्फ एक छोटा सा लैंप जल रहा था जिसकी जर्द रोशनी माहौल को मजीद रोमानवी बना रही थी। हानिया जो अब पूरी तरह होश में आ चुकी थी दानियाल की गिरफ्त और इसके इरादों को भांप कर एक बार फिर घबरा गई। दानियाल का चेहरा इसके इतना करीब था कि दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थीं। दानियाल छोड़े ना, आप तो सचमुच डरा रहे हैं, हानिया ने हिम्मत जमा करके कहा। हालांकि इसकी आवाज लर्ज रही थी। दानियाल ने इसके माथे पर बिखरी जुल्फों को अपनी उंगली से पीछे हटाया और इसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं डरा नहीं रहा हानिया, मैं तो बस अपना वो वादा पूरा कर रहा हूँ जो सुबह इसकी कुर्सी पर बैठते मैंने खुद से किया था। तुमने मुझे बेबस किया था ना, अब देखो बेबसी क्या होती। इसने हानिया के दोनों हाथ अपने एक हाथ में जकड़ कर इसे बेड के सिरहाने से लगा दिया और अपना दूसरा हाथ इसकी ठोड़ी के नीचे रखकर इसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। हानिया ने अपनी आंखें मीच ली। इसे लग रहा था कि इसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। सुबह तुमने कहा था कि मुझ पर गुस्ल फर्ज हो चुका है। दानियाल के लहजे में एक अजीब सी तपिश और शरारत थी। अब मैं चाहता हूँ कि ये बात से मजाक ना रहे। मैं चाहता हूँ जब तुम सुबह बाहर निकलो तो तुम्हारे चेहरे की रंगत और तुम्हारी आंखों की चमक सबको बता दे कि खान की बीवी पर वाकई अब गुस्ल फर्ज हो गया है। दानियाल प्लीज। हानिया के लबों से बस यही निकला। दानियाल ने निहायत नरमी मगर शिद्दत से इसके गाल पर अपने लब रख दिए। हानिया के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। इससे पहली बार महसूस किया कि दानियाल की इस सख्ती दरअसल इसकी
बेपनाह मोहब्बत का एक रूप है। दानियाल ने इसकी गर्दन के पास अपनी गिरफ्त मजबूत की और इसकी शहरक पर एक तपता हुआ बोसा सब किया। हानिया की सिसकियां अब दबी दबी आवाजों में बदल चुकी थीं। वो जब तक इसे सिर्फ एक खड़ूस खान समझती थी, आज इसे एक आशिक के रूप में देखकर दंग रह गई। दानियाल ने इसे मजीद अपने करीब किया और इसके कान में निहायत मदहोश कुन लहजे में सरगोशी की। आज तुम यहां से भाग नहीं सकती हानिया। आज इस हवेली की दीवारें भी गवाह होंगी कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसने हानिया के चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरा और इसके लड़ते लबों पर झुक गया। इस बार हानिया ने मजामत नहीं की, बल्कि इसने बेख्तियारी में दानियाल के बालों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर दी और खुद को इसके हवाले कर दिया। रात का पिछला पहर था और कमरे में फैली खामोशी अब इनकी सांसों की तपिश से गर्म हो रही थी। दानियाल ने इसे इस शिद्दत से अपने हसार में लिया कि हानिया को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई, मगर ये तकलीफ इसे सुकून दे रही थी। इसने पहली बार तस्लीम किया कि वो इस खड़ूस आदमी की मोहब्बत में कैद होना चाहती है। सूरज की पहली किरणें जब कमरे के पर्दों को चीरती हुई अंदर आई तो हानिया की आंख बोझलपन से खुली। रात की वो तमाम यादें, दानियाल का वो जुनून और इसका अपना सपुर्दे खाक हो जाना, सब कुछ एक ख्वाब की तरह इसके जहन में लहराया। इसने उठने की कोशिश की तो इसे अपने सर में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। दानियाल अभी गहरी नींद में था। इसका एक बाजू अभी भी हानिया की कमर पर हाकमाना अंदाज में धरा था। हानिया ने निहायत आहिस्तगी से इसका हाथ हटाया और बेड से नीचे पांव रखे। इससे चक्कर सा आया, मगर इसने इस रात की थकन समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे वो डाइनिंग टेबल के सामने पहुंची, इससे अपनी बलाए लब पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। इसने बेख्याली में हाथ लगाया तो इसकी उंगलियां सुर्ख थीं। हानिया के चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सी बेहिसी छा गई। इसने साइड पर रखे टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकाला और बड़ी महारत से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ करने लगी, जैसे ये इसके लिए रोज का मामूल हो। वो आईने में अपने सफेद जर्द चेहरे को देख रही थी, जहां नाक से निकलने वाली खून की लकीर इसकी रंगत पर और भी वाज़ह हो रही थी। इसने एक और टिश्यू लिया, इसे लपेट कर नाक में रखा और चंद लम्हे सर पीछे करके दीवार से टेक लगा ली। फिर से शुरू हो गया। इसने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा। इसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी जो शायद इसकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी। अभी वो टिश्यू हटाकर इसे डस्टबिन में छुपा रहा था कि बेड पर हरकत हुई। दानियाल ने आंखें खोली और हानिया को आईने के सामने खड़ा देखकर इसके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर बैठा और पीछे से आकर हानिया के कंधों पर अपना हाथ रख दिया। सुबह बखैर हानिया खान, अभी भी नाराज हो? या रात वाला हिसाब याद है? दानियाल ने इसकी गर्दन पर सरक कर आईने में इसका अक्स देखा। हानिया ने जल्दी से अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाया ताकि दानियाल इसकी आंखों में जर्दी ना देख सके। मैं ठीक हूं, बस सर में थोड़ा दर्द है। दानियाल ने इसका रुख अपनी तरफ फेरा। इसकी नजरें हानिया के चेहरे का तवाफ कर रही थी। तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ा है? और ये? दानियाल की नजर इसकी नाक के नीचे लगी। एक बारीक सी सुर्ख लकीर पर पड़ी, जिसे हानिया जल्दी में पूरी तरह साफ नहीं कर पाई थी। दानियाल का लहजा एकदम बदल गया। इसने हानिया का चेहरा अपने हाथों में लिया। हानिया, ये खून कैसा है? तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। हानिया ने फौरन इसका हाथ हटाया और पीछे हट गई। कुछ नहीं है दानियाल, वो बस गर्मी की वजह से नक्सीर फूट गई होगी। अक्सर हो जाता है। आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? अक्सर हो जाता है, दानियाल ने धाड़ कर पूछा। इससे हानिया का नॉर्मल अंदाज देखकर एक अनजाना सा खौफ महसूस हुआ। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? और ये रंगत? हानिया, सच बताओ, बात क्या है? हानिया ने गहरा सांस लिया और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ भी नहीं है खड़ूस खान, आप नाश्ते की फिक्र करें, मुझे नहाने जाना है। वो वॉशरूम की तरफ भागी, मगर दानियाल वहीं साकित खड़ा रह गया। इसकी नजर इस डस्टबिन पर पड़ी जहां हानिया ने खून से भरे टिश्यू गिराए थे। इसने एक टिश्यू उठाया। खून की वो सुर्खी इसे किसी बहुत बड़े तूफान की दस्तक लग रही थी। दानियाल खान, जिसे दुनिया का कोई खौफ हरा नहीं सकता था, आज अपनी छोटी सी बीवी की इस खामोशी से अंदर तक लर्ज गया। दानियाल का दिल किसी अनजाने खौफ से बुरी तरह धड़कने लगा। हानिया का यह कहना कि अक्सर हो जाता है, इसे किसी तौर मुतमईन नहीं कर पा रहा था। इसने एक बार फिर हानिया का बाजू थामा और इसे अपनी तरफ मोड़ लिया।
इस बार इसके लहजे में वो रवायती सख्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तड़प थी जो सिर्फ इस शख्स के लहजे में होती है जिससे अपनी सबसे अजीज चीज खोने का डर हो। इसने हानिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। इसके अंगूठे हानिया के गालों पर मौजूद इस सर्दी को महसूस कर रहे थे जो रात की सुर्खी के बाद उदासी फैला रही थी। हानिया मेरी जान, मुझसे छुपाओ मत, दानियाल ने निहायत मोहब्बत और गदास लहजे में पूछा। इसकी आंखें हानिया की आंखों में जवाब तलाश कर रही थी। तुम्हें क्या तकलीफ है? ये खून, ये जर्द रंगत, ये कोई आम बात नहीं है। मुझे बताओ, तुम्हें अपने इस खड़ूस खान पर भरोसा नहीं है? हानिया ने दानियाल की आंखों में देखा, जहां इसे अपनी जान से बढ़कर चाहने वाले एक मर्द की फिक्र नजर आई। वो कुछ कहना चाहती थी, इसके लब हिले भी, मगर अल्फाज जैसे इसके गले में घुट कर रह गए। इसे महसूस हुआ जैसे कमरा तेजी से घूम रहा है और दानियाल का चेहरा धुंधला होता जा रहा है। दानियाल, मुझे मुझे नींद आ रही है, इसने बहुत नहीफ आवाज में कहा, इससे पहले कि दानियाल कुछ समझ पाता। हानिया की आंखें मूंदती चली गईं और इसका वजूद एक कटे हुए दरख्त की तरह दानियाल की बाहों में झूल गया। हानिया, हानिया मेरी बात सुनो। दानियाल ने घबरा कर इसे संभाला। हानिया बिल्कुल बेदम हो चुकी थी। इसका सर दानियाल के शाने पर एक तरफ ढलक गया और इसके हाथ दानियाल की कमीज से फिसल कर नीचे गिर गए। वो जो अभी चंद लम्हे पहले शरारतें कर रही थी, अब किसी बेजान गुड़िया की तरह दानियाल के मजबूत बाजों में बेहोश पड़ी थी। इसकी नाक से खून की एक बारीक सी लकीर दोबारा निकलकर दानियाल की सफेद कमीज पर जज्ब होने लगी। दानियाल के पैरों तले से जमीन निकल गई। हानिया, आंखें खोलो। तैमूर लाला, मम्मा। इसने हानिया को गोद में उठाया और बेड की तरफ भागा। इसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। दानियाल खान, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज अपनी बीवी की इस हालत को देखकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा हानिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो इसे बेड पर लिटाकर इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा, मगर हानिया किसी दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। हवेली का वो कमरा जो भी कुछ देर पहले रोमानवी यादों का मस्कन था, अब एक होलनाक खामोशी और खौफ की लपेट में था। बाहर से ममा के दस्तक देने की आवाज आ रही थी, मगर दानियाल को सिर्फ हानिया के वो खून आलूद टिश्यू याद आ रहे थे जो इसने अभी डस्टबिन में देखे थे। इसे एहसास हो गया था कि हानिया ने कोई बहुत बड़ा दुख, कोई बहुत बड़ी बीमारी अपने अंदर छुपा रखी है। जब इसे मजीद छुपाना मुमकिन नहीं था, हवेली की खामोशी दानियाल की चीखों से पाश पाश हो चुकी थी। तैमूर और ममा बदहवासी में कमरे में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर इनके कदम मुंजमद हो गए। दानियाल बेड पर बैठा हानिया का सर अपनी गोद में लिए इसे मुसलसल पुकार रहा था, जबकि इसकी सफेद कमीज पर हानिया की नाक से बहने वाले खून के धब्बे किसी बदशुगनी की तरह फैल चुके थे। दानियाल, ये क्या हुआ मेरी बच्ची को? मामा ने तड़प कर हानिया का ठंडा हाथ थामा। मामा, इसे होश नहीं आ रहा। तैमूर लाला, गाड़ी निकालें, जल्दी करें। दानियाल की आवाज में वो दबदबा खत्म हो चुका था। वहां से वे हारे हुए इंसान की इल्तिजा बाकी थी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दानियाल किसी पागल की तरह कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकला। इसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी दानियाल के दिल की धड़कनें रोकने के लिए काफी थी। डॉक्टर, वो ठीक है ना? कोई आम सी कमजोरी होगी? दानियाल ने डॉक्टर के दोनों शाने पकड़कर इसे झंझोड़ दिया। डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और दानियाल के हाथ अपने शानों से हटाए। मिस्टर दानियाल, हमें इसकी इब्तदाई खून की रिपोर्ट मिल गई है। हमें शक था, लेकिन नताइज इससे कहीं ज्यादा संगीन है। हानिया बेगम को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसे आम जुबान में ब्लड कैंसर कहा जाता है। दानियाल को लगा जैसे किसी ने इसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। कॉरिडोर की दीवारें इस पर गिरने लगी थी। कैंसर? डॉक्टर, आप होश में तो हैं? वो तो एक बच्ची है, वो तो अभी कल तक शरारतें कर रही थी, इसने तो अभी जिंदगी शुरू भी नहीं की। इसका मर्ज आखिरी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसे बार बार नक्सीर फूटती थी और वो बेहोश हो रही थी। इसने शायद ये सब बहुत अरसे से छुपाया हुआ था। डॉक्टर की बातें दानियाल के सर के ऊपर से गुजर रही थी। आईसीयू के शीशे के पास जाकर दानियाल लड़खड़ाता हुआ आईसीयू के पास आया। अंदर हानिया मशीनों के दरमियान घिरी पड़ी थी। वो लड़की जो अभी कल रात इसके सामने बदला लेने के मंसूबे बना रही थी, जो कल इसे खड़ूस कहकर छोड़ रही थी, आज मौत की दहलीज पर दस्तक दे रही थी।
تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا ہانیہ؟ دانیال نے شیشے پر مٹھی ماری، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ تم نے مجھے سزا دینی تھی تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیتی، یہ کیسے بدلا لیا تم نے؟ اس سے یاد آیا کہ کیسے وہ اسے غسل فرض ہونے کی دھمکیاں دے رہا تھا، کیسے وہ اسے زبردستی اٹھا کر لایا تھا۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی، وہ جسے اپنی زندگی سمجھ رہا تھا وہ تو ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسل رہی تھی۔ ماما کوریڈور کے ایک کونے میں بیٹھ کر بین کر رہی تھی، جبکہ تیمور نے دانیال کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہمت کرو دانیال، اس سے تمہاری ضرورت ہے۔ کیسی ہمت لالا؟ دانیال نے تڑپ کر تیمور کو دیکھا، جس کے پاس وقت ہی نہ ہو، اس سے ہمت کیسے دوں؟ میں نے اسے ڈرایا، اسے رلایا، اسے اپنی طاقت دکھائی، اور وہ خاموشی سے زہر پیتی رہی۔ دانیال وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا، اس کا غرور، اس کا روب اور اس کی قیادت سب کچھ خاک میں مل چکی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا تھا اور زاروں کو تا رونے لگی۔ آج اس نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی، یا اللہ میری زندگی لے لے مگر میری ہانیہ کو واپس دے دے، میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکوں گا۔ رات کے سناٹے میں ہسپتال کی بو دانیال کے اعصاب پر سوار تھی۔ اس سے بس اس لمحے کا انتظار تھا جب ہانیہ آنکھیں کھولے اور وہ اس سے لڑ سکے کہ اس نے اتنا بڑا سچ اس سے کیوں چھپایا، مگر ڈاکٹروں کے مطابق اب معجزہ اسے بچا سکتا تھا۔ آئی سی یو کے سرد کمرے میں جہاں مشینوں کی پیپ پیپ خاموشی کو کاٹ رہی تھی، دانیال نے ہانیہ کے بستر کے پاس بیٹھ کر اسے بالکل ایسے اپنے ہسار میں لیا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ اسے ہوش آ چکا تھا، مگر وہ ہانیہ جو ہمیشہ کی اب بالکل خاموش اور نڈھال تھی۔ دانیال نے دیوانوں کی طرح اس کے ماتھے، آنکھوں اور بند کلی جیسے ہاتھوں پر بوسے دینا شروع کر دیے۔ اس کے آنسو لگاتار بہہ کر اس کی 2 دن کی بڑی ہوئی شیپ میں جذب ہو رہے تھے، جس کی کھردری چبھن ہانیہ کو اپنے گالوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے کیوں کیا ایسا ہانیہ؟ کوئی نہیں بتائے گا مجھے۔ دانیال کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے جھک کر ہانیہ کو بیڈ سے اٹھایا اور اس سے اپنے جوڑے سینے سے بالکل ویسے ہی چھپکا دیا جس سے کوئی ماں اپنے ہونے والے بچے کو چھپاتی ہے۔ ہانیہ جو اب تک بہت بہادر بنی ہوئی تھی اور سب سے اپنی بیماری چھپاتی رہی تھی، دانیال کی اس ٹوٹی ہوئی محبت اور اس کی پناہ کو محسوس کر کے اندر سے بکھر گئی۔ اس کی وہ ساری ہمت جواب دے گئی جو اس نے سالوں سے اکٹھی کر رکھی تھی۔ اس وقت کمزور ہاتھ دانیال کے پشت پر جمائے اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دانیال، میں جینا چاہتی ہوں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کے آنسو دانیال کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ میں ڈر گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھے ترس کی نگاہ سے دیکھیں یا میری وجہ سے پریشان ہوں۔ خاموش، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ دانیال نے اسے مزید سختی سے اپنے ساتھ بھینچا، جیسے وہ اسے اپنی گرفت کی حرکات دے کر بچانا چاہتی ہو۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ہانیہ دانیال خان ہو۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ہانیہ دانیال خان ہو۔ تم نے ابھی میرے بہت سارے بدلے چکانے ہیں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، موت کو بھی تم سے چھین لوں گا۔ ہانیہ کا پورا وجود دانیال کے سینے سے چپکا ہوا لرز رہا تھا۔ وہ لڑکی جو حویلی کے ملازموں اور گھر والوں کے سامنے اتنی شوخ اور نڈر بنتی تھی، آج دانیال کی باتوں میں ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں دانیال کے دل پر ہتھوڑے بن کر لگ رہی تھی۔ دانیال نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ تمہیں ہر سانس پر میرا حق ہے ہانیہ، یہ جنگ ہم مل کر لڑیں گے۔ میں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز لاؤں گا، میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دوں گا، مگر تم مجھے یوں ہی ادھورا چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اس خروس خان کو دیکھا جس کی سختی آج پگھل کر آنسو بن چکی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی غلط تھی، دانیال کی پناہ میں رہ کر ہی موت کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، دانیال کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر خود کو اس کے حوالے کر دیا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب وہ تھک چکی اور اسے صرف اس کی ضرورت ہے۔ ہانیہ کے علاج کے لیے دانیال اس سے جرمنی کے ایک بڑے کینسر سینٹر لے آیا۔ حویلی کی وہ رونقیں اور کہکے اب ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمروں اور ادویات کی بو میں بدل چکے تھے۔ دانیال خان، جس نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، اب ہانیہ کے ایک ایک آرام کے لیے ڈاکٹروں اور نرسوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کو بھی تیار رہتا۔ کیموتھراپی کے سیشنز شروع ہوئے۔ کیموتھراپی تو ہانیہ کے وہ گھنے اور لمبے بال جنہیں دانیال اکثر اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر اسے چھیڑا کرتا تھا،
आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगे। एक सुबह जब हानिया ने आईने में खुद को देखा तो उसके हाथ में बालों का एक बड़ा गुच्छा था। वो वहीं जमीन पर बैठकर धाड़े मारकर रोने लगी। दानियाल, देखें मैं कैसी बदसूरत लग रही हूँ। आप मुझे छोड़ दें। मैं आपसे आप मुझे छोड़ दें। मैं अब आपकी वो हानिया नहीं रही। वो अपने गंजे होते सर को हाथों से छुपाने लगी। दानियाल जो इसके लिए जूस लेकर आ रहा था वहीं रुक गया। इसने एक ग्लास मेज पर रखा और हानिया के पास फर्श पर बैठ गया। इसने जबरदस्ती हानिया के हाथ के सर से हटाए और इसके इस अधूरे सर पर अकीदत से अपने लब रख दिए। मेरे लिए तुम इन बालों से नहीं अपनी रूह से जुड़ी हो हानिया। दानियाल ने इसे आवाजों में भरकर बेड पर लेटाया। तुम गंजी हो जाओ या तुम्हारा रंग ढल जाए, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। अगले लम्हे दानियाल ने मशीन उठाई और हानिया के सामने बैठकर अपने खुद के बाल भी साफ कर दिए। हानिया हैरत से इसे देखती रह गई। दानियाल ने मुस्कुरा कर अपना हाथ इसके सर पर रखा। देखो, अब हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं, अब तो कोई शिकायत नहीं है ना। हानिया की आंखों में आंसू थे। इसने दानियाल के हाथ चूम लिए। दानियाल अब दीवानों की तरह इसकी खिदमत में मगन रहता। वो इसे अपने हाथों से खाना खिलाता, इसे व्हील चेयर पर बिठाकर अस्पताल के बाग में घुमाता और रातों को जब हानिया दर्द से तड़पती तो दानियाल इसे अपने सीने से लगाकर घंटों लोरियां सुनाता या कुरान की तिलावत करता ताकि इसे सुकून मिल जाए। इसने अपना कारोबार, अपनी अना, अपना सब कुछ हानिया पर निछावर कर दिया था। इसे अब सिर्फ एक ही धुन थी कि हानिया की सांसें चलती रहें। वो अक्सर हानिया के सो जाने के बाद अस्पताल के मसले पर गिरकर बच्चों की तरह रोता, या अल्लाह, मैंने इसे बहुत तंग किया है, मैंने इसे रुलाया, मुझे इसकी सजा दे दे, मगर इसे शफा दे दे, मैं इसके बगैर जीकर क्या करूंगा। दानियाल की मोहब्बत अब एक जुनून बन चुकी थी। वो हानिया को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। नर्सें और डॉक्टर भी इस खान की दीवानगी देखकर दंग रह जाती, जो अपनी बीवी के जूते खुद पहनाता था और इसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ बना लेता था। हानिया जो टूट चुकी थी, दानियाल की इस बेपनाह और पागलपन वाली मोहब्बत को देखकर दोबारा जीने की तमन्ना करने लगी। इसे लगने लगा कि अगर दानियाल इसके साथ है तो वो मौत को भी शिकस्त दे सकती है। जर्मनी की वो सर्द शाम हानिया और दानियाल की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाली थी। आज हानिया के तमाम टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट आनी थी, जिसने ये तय करना था कि आया दानियाल की दुआओं ने तकदीर का रुख बदला है या नहीं। अस्पताल की वेटिंग एरिया में दाखिल दानियाल सर झुकाए बैठा था। इसके हाथ में तस्वीर तेजी से चल रही थी। इसका चेहरा जो कभी गरूर और रौब का इस्तारा था, अब मोहब्बत की ज़ियानत में ढलकर पुरनूर हो चुका था। डॉक्टर अपने चेहरे पर एक गहरी संजीदगी लिए कमरे से बाहर निकले तो दानियाल का दिल जैसे थम गया। मिस्टर दानियाल, प्लीज अंदर आइए। डॉक्टर ने इसे इशारा किया। दानियाल लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुआ, जहां हानिया व्हील चेयर पर बैठी थी। इसके सर पर एक खूबसूरत स्कार्फ बंधा हुआ था, जो दानियाल ने खुद इसे ला कर दिया था। दानियाल ने खामोशी से हानिया का हाथ थाम लिया। इसके हाथ की ठंडक दानियाल के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर हाफमीन ने एक लंबा वक्फा लिया और फिर मुस्कुराने लगे कि ये एक मुआवजा है। हानिया की बॉडी ने ट्रीटमेंट को 100% रिस्पॉन्ड किया। कैंसर सेल अब इसके खून में नहीं पाए जाते। हानिया इज कैंसर फ्री। वो कमरा जो थोड़ी देर पहले खामोशी और मौत के साए में था, अचानक खुशी के धमाके से गूंज उठा। हानिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, जबकि दानियाल ने वहीं जमीन पर गिरकर सजदा शुक्र अदा किया। वो धाड़े मारकर रो रहा था। इसकी सिसकियां कमरे के सन्नाटे को छीन रही थी। दानियाल, उठे ना। हानिया ने झुक कर इसके सर उठाया। दानियाल उठा और दीवानों की तरह हानिया को अपनी बाहों में भर लिया। इसने हानिया के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। वो बार बार इसकी पेशानी और इसके इन कमजोर हाथों को चूम रहा था, जो अब दोबारा जिंदगी की हरारत पा रहे थे। मैंने कहा था ना हानिया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दानियाल ने इसे अपने सीने से इस शिद्दत से लगाया कि हानिया का सांस रुकने लगा। तुमने मुझे जीत लिया हानिया, तुमने मौत को हरा दिया। कुछ महीनों बाद हवेली के दरो दीवार एक बार फिर रोशनियों से जगमगा रहे थे। हानिया के बाल दोबारा उगने लगे थे। अब वो छोटे छोटे घुंघराले बाल इसके चेहरे पर एक नई मासूमियत लाते थे। दानियाल अब भी इसका वैसे ही ख्याल रखता जैसे वो कोई नाजुक कली हो। एक रात जब बारिश हो रही थी, दानियाल ने हानिया को खिड़की के पास बैठते देखा। वो दबे कदमों आया और पीछे से इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। हानिया ने मुस्कुराकर अपना सर इसके चौड़े सीने पर टिकाया। अभी भी खड़ूस लग रहा हूं। दानियाल ने इसके कान में शरारत से सरगोशी की।
नहीं, अब तो आप मेरे मसीहा हैं। हानिया ने मुड़कर इसकी गर्दन में बाहें डाल ली। शुक्रिया दानियाल, मुझे इस अंधेरे से निकालने के लिए। दानियाल ने इसकी आंखों में झांका, जहां कोई खौफ नहीं, सिर्फ मोहब्बत का समंदर था। इसने हानिया को बाहों में उठाया और बेड की तरफ बढ़ा, जहां अब सिर्फ खुशियां इसका इंतजार कर रही थी। इस रात हवेली की फिजाओं में एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ इन लोगों को मिलता था जो इश्क की आग से गुजरकर कुंदन बन जाते हैं। हवेली का वसी और इस लॉन आज रोशनी और खुशबुओं से महक रहा था। फिजा में गुलाब और संदल की मिली जुली महक बसी हुई थी, क्योंकि आज हानिया और दानियाल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। ये सिर्फ इनकी वापसी का जश्न नहीं था, बल्कि जिंदगी की मौत पर फतह का जश्न था। हानिया आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। इसके बाल अब कंधों तक आ चुके थे, जिन्हें इसने निहायत नफासत से खुला छोड़ रखा था। इसके गालों पर अब बीमारी की जर्दी नहीं, बल्कि दानियाल की मोहब्बत की सुर्खी झलक रही थी। इसने गहरे सब्ज रंग का रेशमी लिबास पहन रखा था, जिस पर सुनहरा काम इसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। दानियाल कमरे में दाखिल हुआ तो इसे देखकर वहीं ठटक कर रह गया। वो सफेद शेरवानी में एक मुकम्मल खान लग रहा था, मगर इसकी आंखों में अब वो पुरानी सख्ती नहीं, बल्कि सिर्फ हानिया के लिए मोम कर देने वाली चाहत थी। माशाल्लाह, नजर न लगे मेरी जिंदगी को। दानियाल ने पीछे से आकर इसे अपने हसार में लिया। इसने हानिया के गले में हीरों का एक खूबसूरत हार पहनाया, जो उसने खास तौर पर इस दिन के लिए बनवाया था। हानिया ने आईने में दानियाल का अक्स देखा और मुस्कुरा दी। दानियाल, क्या ये सब सच है? कभी कभी लगता है कि मैं अभी भी किसी ख्वाब में और अस्पताल के इस ठंडे कमरे में पड़ी हूँ। दानियाल ने इसका रुख अपनी तरफ फेरा और इसके हाथों को अपने लबों से लगाया। वो एक डरावना ख्वाब था हानिया, जो बीत गया, अभी हकीकत है। हमारी जिंदगी, हमारी हवेली और हमारी मोहब्बत, अब तुम्हें कोई तकलीफ मुझसे नहीं छीन कर ले जा सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें रब से लड़ कर मांगा है। वो इसे लेकर नीचे लॉन में आया, जहां पूरा खानदान जमा था। बीजान, शाहजी और हानिया के मम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सबने इस जोड़े पर फूलों की पत्तियां निछावर की। तैमूर ने आगे बढ़कर दानियाल को गले लगाया। खुश रहो मेरे शेर, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत मौत से दिखा सकती है। तैमूर खान ने फख्र से कहा कि रात गए जब सब मेहमान रुखसत हो गए और हवेली में खामोशी छा गई, दानियाल हानिया को लेकर छत पर आ गया। बारिश के बाद का मौसम निहायत खुशगवार था। दानियाल ने हानिया को झूले पर बिठाया और खुद इसके कदमों में फर्श पर बैठ गया। इसने हानिया का हाथ थामकर अपने सीने पर रखा, जहां इसका दिल हानिया के नाम की माला चुप रहा था। हानिया, तुम जानती हो, जब तुम अस्पताल में थी, मैंने सोचा था कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो दानियाल खान का वजूद भी खत्म हो जाएगा, मगर आज तुम्हें अपने सामने हंसता देखकर मुझे लगता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है। दानियाल ने निहायत जज्बाती लहजे में कहा। हानिया ने झुककर दानियाल के माथे पर अपने लब रख दी। और मुझे आपकी मोहब्बत ने नई जिंदगी दी है। वो खड़ूस खान जो मुझे डराता था, वो मेरा मसीहा बन गया। दानियाल ने हंसते हुए इसके ऊपर उठाया और अपनी बाहों में भरकर घुमाने लगा। हानिया का कहका हवेली की फिजाओं में रस घोलने लगा। एक साथ चांद भी गवाह था कि इश्क अगर सच्चा हो और इरादे मजबूत, तो कैंसर जैसी बीमारी भी शिकस्त खा जाती है और मोहब्बत का सूरज हमेशा चमकता रहता है। हवेली के इस गोशे में अब कोई दुख नहीं था, कोई आंसू नहीं थे, बस दानियाल की तपती हुई मोहब्बत थी और हानिया का महफूज हसार। इनकी कहानी का एक ऐसा इख्तिताम था जो हमेशा के लिए एक नई और खूबसूरत शुरुआत बन गया।